बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन डिसऑर्डर पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी का जो चैप्टर है। इससे पहले का जो चैप्टर है जेनेटिक डिसऑर्डर वो हम पढ़ चुके हैं। इसमें जो चीज़ें हैं, सबसे पहले इसमें कुछ डिसऑर्डर पढ़ेंगे और वो है सबसे पहला जो डिसऑर्डर है दैट इज़ एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एचएन में भी पढ़ा है, बहुत ही इजी है। आपने बस इतना इसमें याद रखना है कि इसमें क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होते हैं, लेकिन कब? आफ्टर प्यूबर्टी, यानी जब बंदा जो है बालिग हो जाता है, प्यूबर्टी तक पहुंच जाता है, उसके बाद अगर उसके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाएं, फिर हम उसको एक्रोमेगेली कहते हैं। लेकिन अगर बचपन में ज़्यादा शुरू हो जाएं ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो बॉडी में, फिर हम उसको जाइगेंटिज्म कहेंगे। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर एक्रोमेगेली की बात हो रही है तो उसमें आपने आफ्टर प्यूबर्टी का वर्ड याद रखना है, और अगर जाइगेंटिज्म की बात हो रही है तो फिर आपने उसमें चाइल्डहुड या फिर चिल्ड्रन याद रखना है। ठीक है। एक्रोमेगेली में क्या होता है कि एक्सट्रीमिटीज़ जो होते हैं, स्पेशली हाथ और पाँव, ये जो है बड़े हो जाते हैं। तो एक्रोमेगेली में स्पेशली अफेक्टेड जगह कौन सी होती हैं? हाथ और पाँव। बल्कि जो जाइगेंटिज्म है उसमें पूरी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली बड़ी होती है, और उसको हम जाइगेंटिज्म कहते हैं। एक्रोमेगेली जब एडल्ट्स में है तो एक्रोमेगेली है, और अगर बच्चों में है तो जाइगेंटिज्म है। इसका पैथोफिजियोलॉजी वही है कि आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक्सेसिवली रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, स्पेशली जो जीएच सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा है, मतलब हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, अनकंट्रोलेबली रिलीज़ होता है, एक्सेसिवली। ठीक है। और उसके साथ साथ जब वो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा तो उसके साथ साथ जो IGF-1 है, IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, जो कि ग्रोथ हार्मोन के लेवल को बढ़ाता है, उसके साथ मिल के काम करता है। तो जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा, ज़्यादा होगा, तो उसके साथ IGF भी ज़्यादा होगा, जो कि लीवर से रिलीज़ होता है। ठीक है। तो दोनों जब ज़्यादा होंगे तो बॉडी के अंदर एक्रोमेगेली के साइन सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे, मतलब बॉडी के अंदर जो है वो ग्रोथ वगैरह आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसके कॉजेज़ वही है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ट्यूमर्स, और इसके अलावा एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन का मतलब ये है कि ऐसे सेल से ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है जिनसे वो नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है। एक्टोपिक प्रोडक्शन मतलब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, हर जगह ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। साइन सिम्टम इसके क्या है कि आपके बोन्स बड़े होंगे, मसल्स बड़े बड़े हो जाएंगे। ठीक है। और इंटरनल अर्गन जो है वो ग्रोथ कर लेंगे, मतलब अपने नॉर्मल साइज से बड़े हो जाएंगे। हाथ पाँव जो है वो स्वेलिंग हो जाते हैं। फेशियल फीचर मतलब फेस जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा ग्रोस नज़र आता है। ठीक है। प्रोट्रूडिंग जॉ, हमारा जो जबड़ा होता है, स्पेशली मैंडिबल, नीचे का जो जबड़ा होता है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। वॉइस जो है वो डीप, बहुत ज़्यादा गहरा सा होने लगता है। ठीक है। लाइक ए काव। और इनलार्ज लिप हो जाते हैं, लिप्स जो है बड़े हो जाते, नोज़ बड़ी हो जाती हैं, टंग बड़ी हो जाती हैं, अर्थराइटिस होने लगता है। ठीक है। रिब्स जो है वो बड़े होते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो एक है गैलेक्टोरिया ऑफ, आखिर में गैलेक्टोरिया का मतलब होता है कि फीमेल में स्पेशली मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाती है विदाउट प्रेगनेंसी या विदाउट लेक्टेशन, मतलब ना फीमेल प्रेग्नेंट है ना उसका कोई बच्चा है, लेकिन उनमें जो है मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम गैलेक्टोरिया कहते हैं, और ये एक्रोमेगेली में होता है। इसके अलावा जो है अर्गन्स और ये सारे फटीक, हेडेक, लॉस ऑफ विजन और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में ज़्यादा होता है। ठीक है। स्लीप एपनिया होता है, मतलब ड्यूरिंग स्लीप उनको सांस लेने का मसला होता है। फ्रंटल बोसिंग, जो माथा है, ठीक है, जो हमारा फोरहेड है वो आगे की तरफ आने लगता है। ठीक है। स्पेशली बच्चों में आपने देखा होगा। नोज़ जो है बिल्कुल मोटी हो जाती है, थिकनेस हो जाती है। मैक्रोग्लोसिया, मैक्रोग्लोसिया का मतलब है इनलार्ज टंग। ठीक है। और इसके अलावा प्रोग्नेटिज्म है। प्रोग्नेटिज्म जो है वही है कि प्रोट्रूशन ऑफ लोअर जॉ, हमारा जो लोअर जबड़ा है वो नीचे की तरफ आना प्रोग्नेटिज्म कहलाता है। और वोमेन में जो है उनमें हिरसुटिज्म, हेयर आने लगते हैं। ये आपको उसके कुछ साइन सिम्टम बताए गए हैं, इन डायग्राम में आप देख सकते हैं।
अच्छा जी, ये उसके आपको बताया गया है कि किस तरीके से जो है एक्रोमेगेली के पेशेंट्स नज़र आते हैं, उनके कुछ साइन सिम्टम। इसमें मेन चीज़ जो है वही है कि ज़्यादातर जो है हाथ पाँव अफेक्टेड होते हैं। इसका जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब जो डायग्नोसिस करते हैं, तो कैसे पता चलता है? एक्सरे करते हैं स्कल का, उसमें जो है बोन्स और नेज़ल साइनोसिस जो है वो बड़े हो जाते हैं। अगर बड़े हुए हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, इसको एक्रोमेगेली हो सकती है। एक्सरे जो है हैंड्स का करते हैं, जिसमें जो है फिंगर टिप्स का जो है वो स्वेल हो जाते हैं और उनके अंदर जो बोन्स है वो भी स्वेल हो जाते हैं, तो हमें पता होता है कि हाँ, ये उसकी तरफ जा रहा है। और ब्लड शुगर लेवल जो है उसका हाई रहता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन और आईजीएफ, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, दोनों अगर उनका लेवल हाई है तो भी एक मतलब आपको बताता है कि एक्रोमेगेली है। सिटी स्कैन और एमआरआई कराते हैं अगर हमने पिट्यूटरी एडिनोमा देखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई मसला है, तो इसके लिए हम सिटी स्कैन या एमआरआई करते हैं, क्योंकि वो एक्सरे में नज़र नहीं आता। इकोकार्डियोग्राम जो है, हम जो कहते हैं ना इको, तो ये वही चीज़ है कि हार्ट के लिए करते हैं कि हार्ट का जो साइज़ है वो बड़ा हुआ है या नहीं। अगर बड़ा हुआ है तो ये भी एक्रोमेगेली का एक साइन है। सर्जरी में ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं कि सर्जरी जिस वजह से वो मसला पैदा हो रहा है उसको ख़त्म करना है। ट्रांसफेनाइडल सर्जरी की जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड की सर्जरी की जाती है, मतलब जहाँ से ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो रहा है तो उसको कम्प्लीटली जो है वो रिमूव करते हैं, तो फिर वो रिलीज़ नहीं हो पाता। तो मतलब ये 90% तक जो है वो कामयाब होता है। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी करते हैं, ड्रग देते हैं ब्रोमोक्रेप्टिन के नाम से। ये इंपॉर्टेंट है कि एक्रोमेगेली में कौन सा ड्रग देते हैं? ब्रोमोक्रेप्टिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें फैट्स, प्रोटीन्स और ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो है वो बॉडी के अंदर डिस्टर्ब होने लगते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, या हम इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें जो है आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है, जिसमें जो है हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होती है? इंसुलिन की ओवर लो प्रोडक्शन की वजह से, मतलब या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता या पैदा तो होता है लेकिन काम नहीं करता। डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस के दो टाइप्स है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 जो है IDDM, इसको कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, और टाइप 2 जो है NIDDM है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, नाम से ही पता चलता है। इसके अलावा जो है जिस्टेशनल डायबिटीज़ है, जिसमें जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। और डायबिटीज़, कुछ ऐसे डायबिटीज़ होते हैं जो कि अदर कंडीशन, मतलब अदर बीमारियों की वजह से हो सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जो है सबसे पहला टाइप 1 डायबिटीज़ है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये बहुत रेयर है, मतलब ज़्यादा नहीं होता, तकरीबन 5 से 10% लोगों में ये होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हमारे जो बीटा सेल्स है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं और ये पेनक्रियाज में पाए जाते हैं, तो वही बीटा सेल्स इसमें ख़राब हो जाते हैं। जब वो ख़राब हो जाते हैं तो वो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाते, तो जब इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होगा तो ग्लूकोज के ख़िलाफ़ काम नहीं करेगा और बॉडी के अंदर जो है हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, जो कि डायबिटीज़ की तरफ बंदा लेके जा सकता है। ये किस वजह से होता है? या तो जेनेटिक होगा, मतलब फैमिली में ही आ रहा होता है, या कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या इन्वायरमेंट में किसी फैक्टर की वजह से हो सकता है, ठीक है। मतलब इसमें बीटा सेल आपका ख़राब हो जाएगा, तो फिर आगे किस वायरस की वजह से हो सकता है? वायरस, रूबेला, मम्प्स और कॉक्सी के वायरस बताया गया है। DR3 DR4 डिफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। इसमें जो है वही है कि आपको अगर ग्लूकोज़ लेवल जो है वो 180 या 200 से बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मतलब थ्रेशोल्ड इतना है कि अगर 180 है या 200 है, ठीक है, अगर इस लेवल तक पहुंच गया तो भी थोड़ा बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। इसमें आपको एक मिलीग्राम में बताया गया है और दूसरा यूनिट जो है वो mmol है, ठीक है, मास पर मोल शायद होगा इस तरह। तो इसका आपने ये दोनों वैल्यूज़ याद रखने के, ये थ्रेशोल्ड है, अगर इससे वैल्यू ज़्यादा जा रही है तो मतलब वो डायबिटिक पेशेंट है। इसमें जो है क्या होता है कि द किडनीज़ में नॉट रीअब्जॉर्ब ऑल ऑफ द फिल्टर्ड ग्लूकोज, हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज फ़िल्टर होता है तो वो किडनी से जाके गुजरता है, तो जब ग्लूकोज़ लेवल ज़्यादा होगा तो किडनी सारा का सारा ग्लूकोज़ एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसीलिए जो ज़्यादा ग्लूकोज होता है वो यूरिन में बाहर चला जाता है। इस कंडीशन को हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं या ग्लूकोसोरिया कहते हैं, ठीक है।
व्हेन एक्सेस ग्लूकोज, जब ये ग्लूकोज जो है वो मतलब लॉस हो जाता है, बाहर चला जाता है यूरिन में, तो इसके साथ साथ वाटर भी लॉस होता है। मतलब जब ग्लूकोज जाएगा तो उसके साथ वाटर भी लॉस होगा और इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होंगे। इस कंडीशन को फिर हम ऑस्मोटिक डाययूरेसिस कहते हैं। जब आपके ग्लूकोज के साथ आपके बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स और आपके बॉडी के साथ साथ बॉडी से जो है पानी बहुत ज़्यादा आउट हो रहा हो, ठीक है, उसको हम ऑस्मोटिक डाययूरेसिस कहते हैं। इंसुलिन का काम क्या है कि नॉर्मली ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो इनहिबिट करता है। मतलब जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है ज़्यादा, ठीक है, उसको बंद करता है, उसको कंट्रोल करता है और ग्लूकोन्यूजेनेसिस भी कंट्रोल करता है। अब अगर इंसुलिन की डिफिशिएंसी होगी तो वो सारी चीज़ें जो है ख़ुद ब खुद एक्टिवेट होंगी, वो काम रोक नहीं पाएंगे, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में डायबिटीज़ होती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि फैट से जो है जाके मतलब ग्लूकोज बनते हैं, जिसको हम कीटोन कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जब फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं और वो जाके आपके ब्लड में आते हैं, तो फिर इस कंडीशन को हम कीटोन कहते हैं। आप इसमें सिंपल इतना याद रख सकते हैं, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट ब्रेक डाउन। जब फैट ब्रेक डाउन होता है तो उससे क्या आता है, कीटोन। और जब एक्सेसिव कीटोन आता है बॉडी के अंदर तो डी के ए कॉज होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है, जो कि ये एक अदर कंडीशन है। कीटोन क्या है, वही तो मैंने आपको बता दिया कि कीटोन बॉडीज़ आर एसिड्स। ये एसिड है जो कि आपके फैट से आता है और आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा स्टोर होता है, और ये जो है एसिडिक इन नेचर है। जब ये एसिडिक होता है तो आपके बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के साइन सिम्टम आते हैं, जैसे कि पेन, वोमिटिंग, नोज़िया, हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है, और जो है आपका ऑर्डर भी थोड़ा सा चेंज होता है, ब्रीदिंग ऑर्डर। तो ये जो है इस तरीके के आपको, जब आपके बॉडी में कीटोन का लेवल ज़्यादा होता है तो ये आपको साइन सिम्टम महसूस होते हैं। आप इसको ट्रीट करेंगे तो ये सही हो जाएगा, लेकिन अगर इफ़ यू लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर आप इसको इलाज नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे, तो ये जो है आपको कोमा या डेथ या फिर अनकॉन्शियसनेस की तरफ लेके जा सकते हैं। इसमें जो है इनिशिएशन ऑफ इंसुलिन ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें जो है आप वही इंसुलिन दोगे। डायबिटीज़ मेलाइटिस का जो पेशेंट होता है, स्पेशली टाइप 1 का, उसमें जो आप बाहर से इंसुलिन दोगे और उसके लिए जो है डी के ए और इन सारी चीज़ों को जो है वो इम्प्रूव करता है। अगर आप बाहर से उसको इंसुलिन दोगे तो जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है और हाइपरग्लाइसीमिया है वो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर ख़ुद से तो पैदा होता नहीं है, तो आपने बाहर से देना होता है। इसमें जो है अगर क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम बात करें तो इसमें आपको साइन सिम्टम मतलब वही है कि ये 20 साल से पहले भी हो जाता है। कुछ लोग जो 20 साल से कम उम्र के होते हैं उनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जो है मतलब बहुत ज़्यादा कम उनको पता चलता है, बाद में जाके उनको रियलाइज़ होता है। उनको जो है वेट लॉस होता है, एटियोलॉजी उसमें जो है जेनेटिक और इम्यूनोलॉजिकल, ये तो मैंने बता दिया है, ठीक है। इसमें जो है एंटीबॉडीज़ पैदा होता है बीटा सेल्स के ख़िलाफ़, और एंडोजेनस इंसुलिन, जो इंसुलिन है वो बहुत कम या बहुत बिल्कुल रिलीज़ ही नहीं हो पाता, और इसके अलावा कीटोएसिडोसिस जो है उसमें हो जाता है। जो हमने पहले बात की वही सारी चीज़ें हैं। ये आपको कुछ इंसुलिन के नाम बताए गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि रैपिड एक्टिंग है, कुछ शॉर्ट एक्टिंग है, कुछ इंटरमीडिएट है और कुछ लॉन्ग है। तो ये जो है ये टेबल आप देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ आपको रैपिड, शॉर्ट और इंटरमीडिएट में से एक दो नाम इंसुलिन के याद होने चाहिए। अब आते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ पे। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें जो है इंसुलिन प्रोड्यूस होता है लेकिन बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। अब इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बताता है। और इसमें जो है टिश्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इंसुलिन को, मतलब जब वो इंसुलिन जाते हैं तो वो उसको रिसीव नहीं कर पाते और उसका जो काम है इंसुलिन का वो हो नहीं पाता, ठीक है। नॉर्मली इंसुलिन बाइंड टू स्पेशल रिसेप्टर ऑन सेल सरफेस, मतलब नॉर्मली जाके वो क्या करते हैं इंसुलिन, जब नॉर्मल है, जब किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो इंसुलिन जाके सेल्स के ऊपर जो है अटैच हो जाते हैं, लेकिन जब उनको डायबिटीज़ होता है तो ये जाके अटैच नहीं हो पाते और इसी तरह जो है वो अपना काम नहीं कर पाते। इसमें जो है वो कुछ
मतलब जो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है या जिस तरीके से ये काम करता है कि इंसुलिन क्यों नहीं कर पाता या रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर क्यों पैदा होता है, वो अननोन है, ये अभी तक जो है वो पता नहीं चला। इसका टाइप 2 डायबिटीज़ जो है मोस्ट कॉमन है, तकरीबन 90 to 95% पाया जाता है लोगों में, और जो लोग ओबीज़ होते हैं तकरीबन उनमें ये 80% पाया जाता है, और नॉन ओबीज़ में 20%। मतलब ओबीज़ लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा ज़्यादा होता है, और ये अबव 30 में होता है, ज़्यादातर अबव 30 होता है, ठीक है। इसका जो है हमें जो है मतलब जो लोग ओबीज़ होते हैं उनका जल्दी पता चल जाता है, इसमें ओबेसिटी और हेरेडिटी की वजह से होता है। मतलब अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा ओबीज़ है, मोटा है, उनको डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है, या हेरेडिटी में भी अक्सर ज़्यादातर जो है हेरेडिटी की वजह से होता है। इसमें जो है कोई एंटीबॉडीज़ वगैरह पैदा नहीं होते, मतलब जो हमने पहले पढ़ा कि बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना, तो बीटा सेल्स के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इसमें इंसुलिन थोड़े से कम होते हैं, या फिर जो है वो सही होते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस होता है बॉडी के अंदर। अगर इसकी हम कंट्रोल की बात करें तो अगर आप अपना वेट लूज़ करते हैं तो आप ग्लूकोज़ लेवल को मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम जो है उनको ओरल एंटी डायबिटिक्स देते हैं, मतलब ऐसे एजेंट्स देते हैं जो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को मेंटेन करते हैं बॉडी के अंदर, और उनको ये बताते हैं कि एक्सरसाइज करें और मॉडिफिकेशन मतलब उनके लाइफस्टाइल में करते हैं। सबसे पहले तो उनको एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंज करनी है, लेकिन अगर उससे नहीं हुआ, उससे कंट्रोल नहीं हुआ, फिर आप जो है एंटी डायबिटिक्स एजेंट्स की तरफ मतलब ड्रग्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसके साइन सिम्टम की अगर बात करें तो 3 P's, पॉलीफेजिया, मतलब जो डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट होता है उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। पोलीयूरिया होता है, पोलीयूरिया मतलब ये कि उसको यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा। और पोलीडेप्सिया, उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। फटीग, मसल वीकनेस, सडन विजन चेंजेस, टिंगलिंग, नमनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वूंड जो है उसका बहुत ज़्यादा स्लोली हील होता है, मतलब जो ज़ख़म होते हैं बहुत ज़्यादा स्लोली हील होता है। और रिकरेंट इन्फेक्शंस के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लगते हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, थ्रू इम्यून सिस्टम से वो बहुत वीक होते हैं। इन्वेस्टिगेशन ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इसकी जो वैल्यूज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फास्टिंग ग्लूकोज जो है वो 126 mg है, आपने स्लाइड के हिसाब से चलना है। 126 से ज़्यादा हो जाए फास्टिंग ग्लूकोज तो टाइप 2 डायबिटीज़ का आपको बताते हैं। रैंडम ग्लूकोज जो है वो 140 है, 140 से ज़्यादा हो जाए या 165 180 बताया गया था, 180 अगर आप देखें तो 180 से ज़्यादा हो जाए तो रैंडम ग्लूकोज जो है आपको बताते हैं। इसका जो टेस्ट होता है वो HbA1c जो कि 4 to 5% नॉर्मल है, 4% से लेके 5.5% तक ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आ जाए टेस्ट में, फॉर एग्जांपल 6% आ जाए, 7 आ जाए, तो वो भी शो करता है कि हाँ इसको टाइप 2 डायबिटीज़ है। इसके अलावा OGTT बताया गया है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये जो है ज़्यादातर हॉस्पिटल में किया जाते हैं, जब मरीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है तो उनको ग्लूकोज़ दिया जाता है, फिर उनके बॉडी में ग्लूकोज़ का लेवल एक ख़ास वक्फे के बाद चेक किया जाता है, तकरीबन 1-2 घंटे के बाद, ठीक है। फिर उसमें जो है पता चल जाता है कि बॉडी जो है ग्लूकोज़ को किस तरह रिस्पॉन्स कर रही है, तो उसके मुताबिक फिर उनका इलाज किया जाता है और डायग्नोज किया जाता है। इसके मैनेजमेंट वही है कि न्यूट्रिशनल आप डाइट चेंज करोगे, एक्सरसाइज कराओगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करोगे, और फार्माकोलॉजिकल मतलब ड्रग्स वगैरह दोगे, और उसको एजुकेट करोगे पेशेंट को। एंटी डायबिटिक एजेंट्स बताए गए हैं कुछ जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें बायोगोनाइड्स है जो कि मेटामॉर्फिन वगैरह के नाम से है। ये जो है आपके बॉडी के अंदर हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट मतलब लीवर से जो ग्लूकोज या ग्लूकोन्यूजेनेसिस होता है वो बंद कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। और इसमें जो है ज़्यादातर बायोगोनाइड जो है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए जो है ज़्यादातर यूज़ होता है, स्पेशली चिल्ड्रन और टीनेजर में। अगर उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो ये ड्रग देते हैं। मेटफॉर्मिन जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिकेशन है, मतलब जब किसी को पहले टाइप 2 डायबिटीज़ इंडिकेट हो जाए तो उनको पहले मेटफॉर्मिन ड्रग देते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। और ये इनिशियल डायग्नोसिस वही मैंने बता दिया है आपको। इसमें जो है इनिशियली ये 5 mg डोज देते हैं, मतलब दिन में एक दफ़ा आप उनको 500 mg देते हो।
लेकिन अगर उसको फिर ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़े तो फिर हम 2 दफ़ा करते हैं, ट्वाइस डेली, मतलब 1000 mg फिर उनको हम देते हैं। उससे भी नहीं हुआ तो फिर 1000 mg 2 दफ़ा देंगे, मतलब 2000 mg हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने ये याद रखना है, बाइगोनाइड और मेटमॉर्फिन। इसके अलावा सल्फोनाइल यूरियाज है, ये जो है ओरली देते हैं, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया को कम करने के लिए ये एक ड्रग है जो कि ओरली देते हैं। और ये क्या काम करते हैं, इंसुलिन सिक्रेटोगेगस है, मतलब ये क्या करते हैं, इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, उनको ट्रिगर करते हैं। सेकंड जनरेशन का ड्रग है ये सल्फोनाइल यूरिया, और ये जो है ज़्यादा मोस्ट कॉमन है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ होता है। फर्स्ट जनरेशन से ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि वेट लॉस कराता है बस, ठीक है। अच्छा, इसका जो और भी हाइपोग्लाइसीमिया कराता है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम कर सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो है आप नहीं दे सकते, या जो प्रेगनेंसी गेस्टेशनल डायबिटीज़ या जो अदर डायबिटीज़ उसमें आप ये ड्रग नहीं दे सकते। ये जस्ट ओनली आप टाइप 2 डायबिटीज़ में देंगे, और मेटमॉर्फिन और ग्लूटाथोन्स के साथ आप ये दे सकते हो, उनके साथ मतलब कम्बिनेशन थेरेपी में दे सकते हो, ठीक है। ये जाके प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं, तो फिर इस तरह अपना काम करते हैं। आपको फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के ड्रग्स बताए गए हैं, इसको आपने सिंपली याद रखना है। ये जो फर्स्ट जनरेशन के, इसमें आखिर में माइड आता है, जैसे कि टोलबेटामाइड है, ठीक है, एसिटोहेक्सामाइड है, टोलाजिमाइड है, ठीक है। तो ये जो है माइड वाले जो ड्रग्स है ये फर्स्ट जनरेशन के हैं, और जो दूसरे हैं जाइड वाले, माइड और जाइड, ये सेकंड जनरेशन, ग्लेबजाइड, ग्लाइबोराइड, ठीक है, ये सेकंड जनरेशन के हैं। तो ये इस तरह आप याद रखें। ओरल एंटी डायबिटिक्स एजेंट्स बताए गए हैं, वही ड्रग्स जो कि हमने अभी पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्रेटिनिज़म पे। क्रेटिनिज़म जो है ये एक हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है, डिजीज़ है, ज़्यादातर बच्चों में होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बच्चों का डिजीज़ है, और उनमें जो है बच्चे जो है मेंटली तौर पर रिटार्डेड होते हैं, थोड़ी सी उनकी जहनीत कम होती है, वो मेंटली इतना एक्टिव नहीं होते जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं। ये हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होते हैं, मतलब जब हाइपोथायराइडिज्म होता है, थायराइड ग्लैंड सही से अपने हार्मोन रिलीज़ नहीं कर पाता, तो ये मसला होता है। स्पेशली आयोडीन डिफिशिएंसी, मतलब अगर आपके डाइट में आयोडीन की कमी है, स्पेशली अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और वो ऐसा डाइट ले रही है जिसमें आयोडीन की कमी है, तो जो उसका बच्चा पैदा होगा वो क्रेटिनिज़म का शिकार हो सकता है, ठीक है। इसमें जो है जो फीटस होगा, मतलब जो माँ के पेट के अंदर अभी बच्चा है, वो जो है मेंटली रिटार्डेड होगा, और उसका ग्रोथ जो है वो नहीं होगा, मतलब स्टंटेड ग्रोथ होगी उसके। और थायराइड ग्लैंड जो है ये बताया गया है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये तो हम सबको पता है, जो कि नेक रीजन में मौजूद है। ये क्या करता है, हमारा थायराइड हार्मोन रिलीज़ करता है T3 और T4, ठीक है, ट्राई आयोडो थायराइडोनिन, ठीक है, और टेट्रा आयोडो थायरोनिन, ठीक है, T3 और T4 को हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। ये जो है वही काम करते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए किसी भी फीमेल में, तो उसका जो बच्चा पैदा होगा वो क्रेटिनिज़म का शिकार होगा। क्रेटिनिज़म के अंदर कुछ टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले कंजेनाइटल क्रेटिनिज़म है। कंजेनाइटल क्रेटिनिज़म जो है वो जैसे कि नाम से पता चलता है पैदाइशी तौर पर है, मतलब अगर किसी के जीन्स में ही वो मसला है कि वो क्रेटिनिज़म का शिकार है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के जीन में मसला है कि वो थायराइड हार्मोन जो है, जो कि TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जहाँ से हमारा थायराइड ग्लैंड क्या होता है, एक्टिवेट होता है, तो अगर उनमें मसला है जेनेटिकली, ठीक है, तो वो जो बच्चा पैदा होगा, ज़ाहिरी बात है उसमें वो मसला होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कंजेनाइटल क्रेटिनिज़म कहते हैं, जब हमारे जीन्स में मसला होगा। अच्छा, इसमें जो है कंजेनाइटल कहते हैं, कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म नॉन ग्वाइटरस, ये इस कंडीशन को या इससे जो बच्चा पैदा होगा उसको हम क्या कहते हैं, कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म नॉन ग्वाइटरस, CHNG। इसमें जो है ग्वाइटर वगैरह नहीं होता, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म होता है। CHNG के फिर हम कुछ टाइप्स देते हैं, CHNG1, CHNG2, इसी तरह 5 तक, ठीक है। दूसरा जो इसका टाइप है दैट इज़ एंडेमिक क्रेटिनिज़म। एंडेमिक क्रेटिनिज़म जो है वर्ल्ड वाइड होता है, और इसमें आपने जो है ये बात याद रखनी है कि
ऐसे इलाकों में जब लोग रहते हैं जहाँ पे आयोडीन की कमी होती है, उनके डाइट में आयोडीन की कमी होती है, तो एडल्ट्स में स्पेशली, ठीक है, तो उनके फिर आगे जो बच्चे पैदा होते हैं वो एंडेमिक रेटिनिज़म का शिकार होते हैं। इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि आयोडीन हमें एक दिन में कितना लेना चाहिए, 150 माइक्रोग्राम पर डे। माइक्रोग्राम इसका यूनिट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर यूनिट चेंज किए जाते हैं, जैसे अगर किलोग्राम बताया जाए या मिलीग्राम बताया जाए, ठीक है, तो यूनिट इम्पॉर्टेंट है, 150 माइक्रोग्राम पर डे। इसमें जो है वही बताया गया है कि वो लोग जो कि जियोग्राफिकल सेटिंग्स, मतलब ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ आयोडीन की कमी होती है, तो फिर आप उनको मतलब अगर आयोडीन नहीं लेते हैं और आप उसको सही नहीं करते, आपको नहीं पता कि ये चीज़ किस वजह से हो रही है, तो ज़ाहिरी बात है जो मदर्स होंगे जब वो बच्चे पैदा करेंगे तो वो हाइपोथायराइडिज्म के शिकार होंगे। ऑलरेडी उनके जो मदर्स होते हैं, फिर उनका जो बच्चा पैदा होगा वो भी क्रेटिनिज्म का शिकार होगा, हाइपोथायराइडिज्म का शिकार होगा। इसको हम कहते हैं मैटरनल हाइपोथायराइडिज्म। जब अम्मी या जो मदर होती हैं उसकी, ठीक है, उसमें अगर हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है, और उसका जो बच्चा पैदा होगा उसमें भी हाइपोथायराइडिज्म है, तो फिर हम उसको मैटरनल हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसमें जो है वो अगर कुछ मतलब रेडिएशंस या रेडियो एक्टिव आयोडीन के ज़रिए उसका एक्सपोजर हो जाए उसके साथ, तो उसकी वजह से भी ये मसले हो सकते हैं। या अगर वो ऐसे ड्रग ले रहे हैं, एंटी थायराइड ड्रग अगर आप ले रहे हैं, मतलब ऐसे ड्रग जो कि थायराइड के फंक्शन को कम करते हैं, ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है वो आपको जो है क्या करेंगे, हाइपोथायराइडिज्म की तरफ लेके जाएंगे, जो कि आगे क्रेटिनिज्म कॉज करा सकते हैं। या अगर ऐसे ड्रग यूज़ कर रहे हैं जैसे सल्फोनामाइड का बताया गया है, सल्फोनामाइड ड्रग अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ करेंगे तो ये क्रेटिनिज्म होगा। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल क्रेटिनिज्म है, जिसमें जो है मेंटली रिटार्डेशन होती है बच्चे के अंदर, ठीक है, वो जो है मेंटली ग्रोथ नहीं कर पाता और उसकी बॉडी की भी ग्रोथ नहीं हो पाती और मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, इसको हम न्यूरोलॉजिकल क्रेटिनिज्म कहते हैं। इसके कॉजेज़ वो तो मैंने आपको बता दिए हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है वो फेल होगा, उसमें जो है थायराइड हार्मोन रिलीज़ नहीं होगी, आयोडीन की डिफिशिएंसी होगी डाइट में। इसमें एक चीज़ बताई गई है, न्यूनेटल क्रेटिनिज्म में आल्सो बिकॉज बाय, मतलब न्यूनेटल जो न्यू बच्चे पैदा होते हैं उनमें अगर क्रेटिनिज्म है तो ज़ाहिरी बात है उनकी माँ की तरफ से आया है, मतलब मैटरनल हाइपोथायराइडिज्म है। और हाइपोथायराइडिज्म जो है वो एंटी थायराइड ड्रग्स की वजह से या सल्फोनामाइड या रेडियो एक्टिव आयोडीन लेने की वजह से भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। साइन सिम्टम क्या है कि ग्रोथ नहीं होगी, मेंटल रिटार्डेशन होगी, उसके शॉर्ट स्टेचर होगा, मतलब बॉडी का कद छोटा होगा, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, मतलब उनको जो है मेंटली थोड़े से न्यूरोलॉजिकली थोड़े से इम्पेयर होंगे, सही नहीं होंगे, मसल टोन ख़राब होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी बॉडी में, हियरिंग और स्पीच डिफेक्ट्स होंगे। ये बहुत आसानी साइन सिम्टम है, ये आप देख सकते हैं। लॉर्ज टंग, अम्बिलिकल हर्निया, डिलेड रिफ्लेक्सेस नहीं होंगे, आईक्यू लेवल उनका बहुत डिक्रीज़ होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। डायग्नोसिस क्या करते हैं, डायग्नोसिस में जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म के, सबसे पहले तो मतलब एंटीनेटल स्क्रीनिंग करते हैं। जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो फर्स्ट मंथ में ही एंटीनेटल स्क्रीनिंग होती है। एंटीनेटल का मतलब होता है बिफोर बर्थ, ठीक है, तो जब बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ तो उनकी स्क्रीनिंग की जाती है एक चीज़ की वजह से। एक आइसोटोप है, एक केमिकल है, ठीक है, जिसका नाम है टेक्नीटियम, उसका आपको बताया गया है, ये TC99M, ये उसका सिंबल है, ठीक है, जिससे हम टेक्नीटियम जो है वो डिनोट करते हैं। इससे जो है वो पता चल जाता है, टेक्नीटियम जो है ये बॉडी का आपको इमेज शो कराता है। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, उसका स्केलेटन, उसका हार्ट मसल्स, उसका ब्रेन, उसका थायराइड ग्लैंड, उसका लीवर, सब कुछ आपको इसमें नज़र आएगा। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन उसके ज़रिए भी शो किया जाता है आपको, ठीक है, कि बच्चे में कोई कंजेनाइटल डिसऑर्डर तो नहीं है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, या कोई ऑर्गेनिफिकेशन, मतलब कोई ऑर्गन ऐसे हैं जो कि सही डेवलप नहीं हुए, तो आपको पैदाइश से पहले ही पता चल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर जो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन है, TBG जिसको हम कहते हैं, वो जो है थायराइड ग्लैंड के ख़िलाफ़ काम करते हैं। वो जाके थायराइड ग्लैंड पे क्या होते हैं,
अटैक करते हैं या उनके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो जब ये बॉडी के अंदर ज़्यादा होंगे या TSH लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये आपको यही शो कराता है कि क्रेटिनिज्म हो सकता है। T3 अगर ज़्यादा है और T4 कम है, मतलब T4 कम है, तो उसकी वजह से भी क्रेटिनिज्म हो सकता है। इस सिचुएशन में हम ट्रीटमेंट क्या देंगे? थायरॉक्सिन ट्रीटमेंट देंगे। T4 लेवल उसका बढ़ाएंगे, जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। तो क्रेटिनिज्म शायद थोड़ा सा बेहतर हो जाए। ये आपको उसके साइन सिम्टम बताए गए हैं, ठीक है। एंड अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ अगर आप देखें तो एडिसन डिजीज़ एक क्रॉनिक कंडीशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर है, ये बहुत कॉमन होता नहीं है, जिसमें हमारे ग्लैंड हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड है, मतलब हमारे किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स है, उससे हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होता। एड्रेनल ग्लैंड से कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं? कॉर्टिसोल और अल्डोस्टेरॉन। इसके अलावा एक और भी हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों हार्मोन जब बहुत ज़्यादा कम रिलीज़ होते हैं या रिलीज़ ही नहीं होते, तो इस कंडीशन से एक बीमारी पैदा होती है, उसको हम कहते हैं एडिसन डिजीज़, और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं हाइपो एड्रेनलिज्म, मतलब जो एड्रेनल ग्लैंड है उससे हार्मोन नहीं रिलीज होते हैं, तो हाइपो एड्रेनलिज्म हो गया, और ये 30 to 50 ईयर्स के बीच में ज़्यादा कॉमन होता है। इसके साइन सिम्टम की बात करें तो फटीग होता है, ठीक है। स्किन पे जो है पैचेस आते हैं, मतलब दाग धब्बे आते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन होती है, स्पेशली जो है वो जहाँ पे ज़ख़म होते हैं उसके अराउंड स्किन जो है उसके ऊपर और गम्स के ऊपर जो है वो दाग धब्बे आने लगते हैं। लो ब्लड प्रेशर होता है, जिसकी वजह से चक्कर वगैरह आते हैं, बंदा खड़ा नहीं हो पाता। मूड स्विंग्स होते हैं, मूड बिहेवियर इरिटेबल होते हैं, मतलब हिचकिचाहट वगैरह होती हैं, डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें, कंसंट्रेशन नहीं पाता। ये आपको उसके और साइन सिम्टम बताए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, आसान है बहुत। कॉजेज़ पे अगर बात करें तो कॉजेज़ वही है कि या तो उसको HIV एड्स कोई रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, उसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है, या एड्रेनल ग्लैंड का कैंसर है उसकी वजह से, या कोई इंटरनल एड्रेनल ग्लैंड में ब्लीडिंग हो रही है बार बार उसकी वजह से, या कोई आपने जो है सर्जिकल रिमूव किया है एड्रेनल ग्लैंड को, कोई सर्जरी की थी उसकी वजह से रिमूव किया, तो उसकी वजह से हो सकता है। या हेस्टोप्लाज्मोसिस है। हेस्टोप्लाज्मोसिस जो है ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि स्पेशली लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, और साथ साथ और भी ऑर्गन, किडनी वगैरह को। तो ये जब बॉडी में फैलता है फंगल इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है, और ट्यूबरकुलोसिस TB की वजह से भी हो सकती है। इसका अगर इन्वेस्टिगेशन करें तो इन्वेस्टिगेशन में जो है लेवल ऑफ सोडियम, पोटाशियम, कॉर्टिसोल, ये जो है हम इसमें देखते हैं। अगर कम है तो हमें ये शो करता है कि हाँ, मतलब एडिसन डिजीज़ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ से रेगुलेट होती हैं? किडनी से। ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जो कि हमारे एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर जाके अटैक नहीं बल्कि काम करता है। CT स्कैन और MRI के ज़रिए भी हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ है कुशिंग डिजीज़। कुशिंग डिजीज़ एडिसन के बिल्कुल उल्टा है, उसमें हार्मोन्स कम थे, कॉर्टिसोल और अल्डोस्टेरॉन, इसमें वो चीज़ें ज़्यादा होंगी, ठीक है। कुशिंग, और इसमें उसमें जो सिम्टम्स थे इसमें भी वही सिम्टम्स उसके उल्टा होंगे। तो आपने जस्ट सिंपली अगर आपको एक डिजीज़ याद है तो दूसरी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। इसमें जो है एक्सेसिव एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मतलब वही कॉर्टिसोल और अल्डोस्टेरॉन और एंड्रोजन जो मैंने आपको बताया, वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं कुशिंग सिंड्रोम में, ठीक है। इसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बाहर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या ACTH हार्मोन लेते हैं, ठीक है, बाहर से आर्टिफिशियली। तो उसकी वजह से जो है एड्रेनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो जाता है। जब हाइपरप्लेजिया हो जाता है तो हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगते हैं, जिसके वजह से बॉडी के अंदर क्या होता है? कुशिंग डिजीज़ हो जाती है। इसमें जो है वही बताया गया है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन अगर कोई बहुत ज़्यादा ले रहा है तो उसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होंगे, या ओवर प्रोडक्शन ऑफ या अगर बॉडी के अंदर जो नेचुरल हार्मोन है अगर वो वैसे ही ख़ुद से बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं तो इसकी वजह से हो सकते हैं। या अगर एड्रेनल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है जिसकी वजह से ACTH हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, वो जाके किडनी पे अटैक करता है, और किडनी से फिर कॉर्टिसोल और अल्डोस्टेरॉन ज़्यादा रिलीज़ होंगे, तो जाके वो कुशिंग डिजीज़ होगी। इसमें भी वही सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये आप एक नज़र देखें तो आपको पता चल जाएगा।
क्लिनिकल फीचर मतलब इसके साइंस सिम्टम्स क्या होंगे? साइंस सिम्टम वही होगी कि सेंट्रल टाइप ओबेसिटी होती है। सेंट्रल टाइप ओबेसिटी मतलब ये कि बॉडी का जो बिल्कुल मेन सेंटर है, हाथ पाँव को छोड़ के हमारा जो चेस्ट और एब्डोमेन का एरिया है वो बहुत ज़्यादा ओबीज हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना, कि उसमें जो है बंदा बहुत ज़्यादा, स्पेशली ये जो सर से लेके हमारा जो मतलब पेट और चेस्ट है, ये एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब बफेलो लाइक होता है ना, बफेलो हम जिसको हम कहते हैं। और नेक के आसपास या नेक वाले एरिया में भी जो है वो फैट जमा होते हैं, जिसको हम बफेलो हम कहते हैं। मतलब जो बफेलो के ऊपर वो होता है ना एक हम्प सा, उनके नेक के ऊपर जो चीज़ बाहर की तरफ आ रही होती है, उस तरह जो है उनका नेक भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ट्रंक उनका जो पीछे का मतलब जो कमर है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और एक्सट्रीमिटीज़ जो होते हैं मतलब हाथ पाँव, वो उनके थिन रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मली रहते हैं या फिर थोड़े से कमज़ोर होते हैं। वो इतने ओबीज़ नहीं होते, बल्कि बिल्कुल भी ओबीज़ नहीं होते। उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, फ्रेजाइल मतलब ये कि जल्दी से ख़राब हो जाती हैं और इजीली उनको ट्रॉमा, कोई भी इंजरी हो सकती है। इसमें जो है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, मतलब प्रोटीन बहुत ज़्यादा टूटते हैं बॉडी के अंदर, ख़राब होते हैं। जब प्रोटीन ख़राब होंगे, बॉडी के अंदर के मेटाबॉलिज्म होगी, तो ज़ाहिरी बात है स्किन ख़राब होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से मसल जो है वो ख़राब हो जाते हैं, बोन्स ख़राब हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होती हैं, वीकनेस और लेसिट्यूड मतलब कि मेंटल और फिज़िकल एनर्जी नहीं होती बॉडी के अंदर, स्लीप डिस्टर्बेंस होती हैं, साइकोसिस होता है। साइकोसिस मतलब ये एक हेल्थ मेंटली हेल्थ कंडीशन है। ठीक है, मेंटल हेल्थ, जिसमें जो है वो रियलिटी में बंदा नहीं जा पाता, उनको ऐसी चीज़ें मतलब नज़र आती हैं जो कि हकीकत नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना हेलोसिनेशन, डिल्यूजन्स वगैरह, और कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और जो कि हकीकत नहीं होती, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और लॉस ऑफ लिबिडो मतलब कि सेक्सुअल प्लेजर नहीं होता, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका साइंस सिम्टम दैट इज़ विरिलिज्म सिंपल आप ये याद रखें कि फीमेल के अंदर मेल कैरेक्टर्स का आना। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ मस्कुलाइन ट्रेट्स। एक फीमेल है, उसको कुशिंग डिजीज़ है, तो कुशिंग डिजीज़ के अंदर जो है उसके बॉडी में मेल कैरेक्टर आएंगे और फीमेल कैरेक्टर जो है वो रिसेस हो जाएंगे। रिसेशन मतलब ये कि जो फीमेनाइन कैरेक्टर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और मेल कैरेक्टर आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है फेस पे जो है वो हेयर आएंगे, हेयरसोटिज्म जिसको हम कहते हैं। ब्रेस्ट एट्रोफी मतलब जो उनके ब्रेस्ट होंगे वो बहुत ज़्यादा एट्रोफिक, श्रिंक हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मेंसेस जो है वो सीज हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। क्लाइटोरस जो है वो थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है और वॉइस डीप हो जाती है लाइक मेन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब मेल वाले करेक्टर आते हैं और फीमेल वाले ख़त्म हो जाते हैं। ये अबाउट 20 to 40 ईयर ऑफ वुमेन में होता है। ठीक है, और ये फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, मेन से 5 टाइम्स ज़्यादा कॉमन है। इसमें जो है स्किन जो है ऑयली रहती है, स्किन पे दाग धब्बे, दाने, एक्नी वगैरह आता है। उनका फेस जो है मून लाइक होता है। मून लाइक मतलब ये कि गोल फेस होता है, उसके अंदर जो है चर्बी जमा होती है, बिल्कुल गोल फेस। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, वेट गेन। हाइपरनेट्रीमिया मतलब ये कि सोडियम लेवल ज़्यादा होगा, और हाइपोकेलीमिया के पोटाशियम लेवल कम होगा। ठीक है, इसका जो मतलब डायग्नोज है या इन्वेस्टिगेशन हम कहते हैं वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइट्स हम देखते हैं बॉडी के अंदर, ब्लड ग्लूकोज लेवल देखते हैं, ACTH या वही जो हार्मोन है वो देखते हैं। इस ACTH की वजह से सब कुछ होता है। MRI, CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड वो करते हैं ताकि अगर कोई ट्यूमर है एड्रेनल ग्लैंड के अंदर वो हमें पता चले। इसके अलावा डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट किया जाता है इसका, और ये कैसा टेस्ट है कि ये डेक्सामेथासोन जो है ये एक किस्म का ड्रग है। ठीक है, जो कि कुशिंग डिजीज़ के मरीज़ को दिया जाता है और ये जो है उसके डायग्नोज में यूज़ होता है। ये जो है किस तरह दिया जाता है कि डेक्सामेथासोन जो है 1 मिलीग्राम या 1 mg दिया जाता है तकरीबन रात के 11 बजे पेशेंट को। ठीक है, और ये जो है फिर अगले सुबह 8 बजे उसका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो चेक किया जाता है बॉडी के अंदर। तो अगर वो कम हुआ है, मतलब तकरीबन अगर वो कॉर्टिसोल लेवल तकरीबन 5 mg कम हुआ है उस ड्रग की वजह से, तो ये हमें पता चल जाता है कि हाँ उसका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड जो है वो सही काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें
जो है वो मतलब अगर उसको ट्रीट किया जाए तो बिल्कुल सही हो सकता है। मतलब वो सारी चीज़ें सही है, बस हार्मोन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि डेक्सामेथासोन की वजह से वो तकरीबन 5 mg कम हुआ, तो ज़ाहिरी बात है वो ड्रग से कंट्रोलेबल है, तो फिर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। मैनेजमेंट इसकी वही है कि रेडियोथेरेपी जो है वो मतलब करते हैं, इसमें जो है साइन सिम्टम जो है वो कंट्रोल होते हैं तकरीबन सेवरल मंथ्स तक। एड्रीनोलेक्टमी का मतलब होता है कि एड्रिनल ग्लैंड की सर्जरी करना, उसको ख़राब करना, ठीक है। ख़राब क्या करना मतलब काटना, बॉडी से रिमूव करना। लेकिन ये पेशेंट का चॉइस होता है कि अगर आप उसको बताओ कि आप ये करना चाहते हो, अगर वो आपको इजाज़त दें तो आप बिल्कुल कर लें, नहीं इजाज़त है तो आप इसको नहीं कर सकते। इसके अलावा जो इसका मैनेजमेंट है दैट इज़ ट्रांसफेनाइडल हाइपोफाइसेक्टमी। हाइपोफाइसेक्टमी जो है ट्रांसफेनाइडल, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो ट्यूमर होते हैं, मतलब अगर हो, ठीक है, और उसकी वजह से ये कुशिंग सिंड्रोम और ये सारी चीज़ें हो, ठीक है, तो फिर उस पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव किया जाता है, और सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ कॉल्ड ट्रांसफेनाइडल हाइपोफाइसेक्टमी। मतलब आप जब ऑपरेशन के ज़रिए, सर्जरी के ज़रिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिमूव करते हो तो फिर हम उसको ट्रांसफेनाइडल हाइपोफाइसेक्टमी कहते हैं। और ये तकरीबन इस सर्जरी का 90% सक्सेस रेट है, कि 90% इससे मरीज़ सही हो जाता है। लेकिन ज़ाहिरी बात है अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड रिमूव करोगे तो उसके बॉडी के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, तो उसका एक मसला तो सही होगा लेकिन और बहुत सारे मसले उसके बॉडी के अंदर आ जाएंगे। खैर वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं की हुई, सिर्फ कुशिंग डिजीज़ के बात की गई है। तो कुशिंग डिजीज़ के हवाले से ये सर्जरी तकरीबन 90% जो है वो सक्सेसफुल है। एंड दैट्स ऑल अबाउट डिजनरेटिव नहीं सॉरी एंडोक्राइनल डिसऑर्डर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।